साधना जायसी के काव्य का मूलाधार रहा है। किसी भी कवि को समझने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम जाने उसका काल कौन सा था, उसके समय का राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिदृश्य क्या था, परिवार क्या था, उसका बचपन कैसा था, उसके गुरु कौन थे, वो कहाँ पैदा हुआ और उसने अपने इस कवित्व धर्म का उत्कर्ष इन सब के बीच में किस तरह से पाया। जायसी का साधना काल 15वें एवं 16वीं शताब्दी का रहा है। यह भारतीय इतिहास का पूर्व मध्य युग है। ये दो विभिन्न धर्म संस्कृतियों के परस्पर सह अस्तित्व, सहयोग और सहबोध का काल था। अगर राजनीतिक परिदृश्य को उठाएं तो उस समय 3 वंश आते हैं, लोधी वंश, मुगल वंश और सूर्य। तो लोधी वंश के अंतर्गत 1451 में से लेकर के 1526 तक बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। मुगल वंश के दो शासक 1526 से 1540 के मध्य, 1526 से 1530 तक बाबर और 1530 से 1540 तक हुमायूं, और 1540 में शेर शाह सूरी हुमायूं को हराते हैं। ये था राजनीतिक दृश्य। 6 जुलाई 1475 में जायस में, जो वर्तमान में रायबरेली प्रतापगढ़ के मध्य है, अमेठी जिले में इस समय आता है, जायसी का जन्म हुआ। भा और तार, जायसी आखिरी कलाम में लिखते हैं कि भा और तार मोर 9 सदी 30 बरस ऊपी ऊपर कवि बदी, आवत उधत 4 विधि ठाना, भा भूकंप जगत अकुलाना, धरती दीन चक्र की लाई, फिर आकाश रहट की नाई, गिरी पहाड़ मेदनी जस हाला, गिरी पहाड़ मेदनी तस हाला, जस चाला चलनी भरी चाला। इतने भयानक भूकंप का वर्णन वो कर रहे हैं। आखिरी कलाम में बता रहे हैं कि इस भूकंप के आने के 30 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ, और यह भूकंप डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के हिसाब से 6 जुलाई 1505 को आया, और इसके 30 वर्ष पूर्व 6 जुलाई 1475 में जायसी जायस में पैदा होते हैं। नाम के साथ जन्म स्थान को जोड़ने के परंपरा के कारण जायसी उनके नाम के अंत में आता है, और मलिक उनकी वंशगत उपाधि है, और उनका नाम रखा मोहम्मद। तो मलिक मोहम्मद जायसी इस प्रकार से आए। आपके पिता शेख ममरेज और आपकी माँ शेख हलदार की पुत्री थी। दुख की बात यह है कि बचपन में शीतला या चेचक के प्रकोप के कारण जायसी का चेहरा खराब हुआ। उनकी एक आंख जाती रही और एक कान से सुनने की क्षमता भी नष्ट हो गई। कुछ लोग उनको कुरूप कहते थे। वे पद्मावत में एक स्थान में लिखते भी हैं, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई विमोहा जेई कवि सुनी, और दंश तो इतना कि जेहि मुंह देखा तेई हंसा, सुना तो आए आंसू। मतलब जिसने भी उन मेरे चेहरे को देखा वो हंसता है, और वो हंसी सुन करके आंसू आ जाते हैं। किंतु ये आंसू या ये बाहरी चीजें जायसी को बाधा नहीं देती। उनकी प्रत्युत्पन्नमति भी कमाल की थी, और उनकी प्रेम में को समझने की, प्रेम तक पहुंचने की और प्रेम के महत्व को स्थापित करने की क्षमता भी अतुलनीय। एक बार शेरशाह के दरबार में जायसी जाते हैं, और कोई सामंत जो उनको नहीं पहचानता है, उनको देख करके हंस पड़ता है।
तो जायसी तुरंत कहते हैं कि मट्टिया हंसेसी की कुम्हारा, अर्थात आप मिट्टी पर हंस रहे हैं या कुम्हार पर, गढ़ने वाले पर हंस रहे हैं या गढ़न पर। तो इस प्रकार से जायसी के अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि वो शेरशाह के शासनकाल में थे। उन्होंने लिखा भी है, शेर शाह दिल्ली सुल्तानु चारियो खंड तपई जस भानु। और दिल्ली का सुल्तान शेरशाह है और चारों खंड उसके प्रताप से वैसे ही तप रहे हैं जैसे सूर्य के प्रताप से धरती। और साथ ही साथ एक कवि होने के नाते जायसी आशीर्वाद भी देते हैं कि दीन असीस मोहम्मद करहु जुगही जुग राज, पात साह तुम जग के जग तुम्हार मोहताज। हे मोहम्मद, तुम युगों युगों राज करो और तुम ही इस संसार के बादशाह हो, और ये संसार किसी भी उम्मीद में किसी भी चीज के लिए तुम्हारी ही तरफ देख रहा है। अब आते हैं गुरु की बात करें तो इसमें कई मत हैं, किंतु जायसी जहां पर आते हैं वो अलग है। एक मत है कि सैयद अशरफ जहांगीर उनके गुरु थे। कुछ लोग शेख मोइनुद्दीन को उनका गुरु बताते हैं, कुछ शाह मुबारक बोलदे का नाम लेते हैं और कुछ शाह कमाल का भी। किंतु जायसी के दीक्षा गुरु कालपी वाले मेहदवी शेख बुरहान थे। चित्ररेखा अपनी पुस्तक में वे लिखते हैं कि मेहंदी गुरु शेख बुरहानु, कालपी नगर तेहिक अस्थानु, सो मोरा गुरु तिन हो चेला, धोबा पाप पापनी सिर मेला। अर्थात शेख बुरहान जो कालपी से संबंध रखते हैं वही मेरे गुरु हैं और मैं उनका चेला हूं। जायसी की अनेकों पुस्तकें हैं, अनेकों रचनाएं हैं, जिसमें प्रमुख है कहरानामा, मसलानामा, अखरावत या अखरावट, आखिरी कलाम और चित्ररेखा, अनावत तथा पद्मावत। अखरावत के लिए कहा जाता है कि वो उनकी आखिरी रचना है, और कहरानामा लोक गीतों के स्वरों पर आधारित एक प्रारंभिक रचना है। ये एक आख्यानक गीत है। आध्यात्मिक प्रणय साधना, मेहरा और मेहरी नामक पात्रों के माध्यम से उन्होंने इस आध्यात्मिक प्रणय साधना को बताया है। आपकी शैली सरल है, रोचक है, सुबोध है। इसके हकीकी अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति ही कवि का लक्ष्य भी है। यह एक सफल रूपक कथा है, एलिगरी है। इसका छंद ताटक है और इसके प्रत्येक भाव छंद में 14 पंक्तियां हैं। इसी प्रकार से जायसी की अन्य पुस्तकें भी अन्य अन्य विशिष्टताओं से संयुक्त हैं। जायसी या किसी भी कवि का परिवेश उसके कवित्व को आगे बढ़ाता है। तो इस संदर्भ में ध्यातव्य है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन को 2 भागों में बांटा। प्रथम सगुण, द्वितीय निर्गुण, और इसके भी 2 उपवर्ग किए। सगुण में रामाश्रयी धारा और कृष्णाश्रयी भक्ति धारा, और निर्गुण में ज्ञानाश्रयी धारा और प्रेमाश्रयी धारा। तो इस प्रकार से जायसी को प्रेमाश्रयी धारा के प्रमुख मुख्य कवियों में स्थान मिला। तुर्कों और अफगानों के साथ मुस्लिम धर्मावलंबी भी भारतवर्ष में आए और एक संघर्ष के पश्चात राजनीतिक भारतीय लोगों के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में एक टकराहट उत्पन्न हुई। पहले की आक्रमणकारी जातियां यहां विलय हो गई, किंतु मुस्लिम धर्मावलंबियों के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो एक संगठित, सुसंबद्ध, दृढ़ विचारधारा के रूप में आई और उन्होंने उसको फैलाया भी और संरक्षित भी रखा। माना जाता है कि 12वीं शती में भारत में सूफी मत आया।
सूफी मत को समझने के साथ-साथ सूफी शब्द की व्युत्पत्ति भी समझ लेते हैं। सूफी शब्द के संदर्भ में कहा जाता है कि सूफ़ा, यह शब्द सूफ़ा, सफ़ाहा, बदसूफ़ा, सूफ़ाना, अहल अल सुफ़्फ़ाह आदि शब्दों से बना है। कुछ शब्दों को समझ भी लेते हैं, जैसे सफ़ा, सफ़ा पवित्रता, पवित्र सदाचारी लोग सूफी कहलाए। सफ़ वहाँ पंडित को कहा जाता है। तो कयामत के समय जो अपने आचरण के कारण अलग पंक्ति में आगे दिखाई पड़ते हैं, वे सफ़ पंडित या सूफी होते हैं। अहल अल सुफ़्फ़ा, मोहम्मद साहब के समय मदीने की मस्जिद नबवी के सामने चबूतरे, सुफ़्फ़ा, सुफ़ा माने चबूतरा, पर आसन लगाने वाले भक्त सूफी कहलाए। कुछ लोग इसकी व्युत्पत्ति में ग्रीक शब्दों का भी योगदान मानते हैं। ग्रीक ग्रीक शब्द जैसे सोकिया, सोकिया विजडम, सोफिस्ता लर्निंग, अर्थात विजडम लर्निंग, आत्मज्ञान की लालसा रखने वाले लोग, कवि या व्यक्ति, वो भी सूफी कहलाए। अरबी में सूफ का मतलब परम, अल्टीमेट या ऊन से होता है। तो ऊनी वस्त्र धारण करने वाले या मोटा वस्त्र धारण करने वाले व्यक्ति सूफी कहलाए। किंतु एक बात स्पष्ट है कि किसी शब्द की व्युत्पत्ति या संरचना से उस अ, शब्द के भावार्थ को या उसकी गठन को समझने में तो मदद मिल सकती है, किंतु उसके दर्शन को समझने में नहीं। तो सूफी मत की बात करते समय सूफी मत अथवा तसव्वुफ ये एक इस्लाम का अंग है, किंतु फकीह मतलब वहां के धर्मशास्त्री अलग मानते हैं, क्योंकि सूफियों ने शरीयत के विपरीत अपने यहाँ अपनी शैली में, अपने दर्शन में भक्ति का समावेश किया और आत्मा की शुद्धिकरण पर जोर दिया। इन पर ईसाइयत, नव अफलातूनी मत, भारतीय वेदांत, बौद्ध दर्शन का प्रभाव पड़ा और इनके यहाँ के एक दार्शनिक मंसूर हल्लाज, जिन्होंने युद्ध घोषणा की, उनके साथ जुनद शिबली भी थे। उन्होंने क्या घोषणा की? अन अल हक, मैं ही सत्य हूं। इसने एक विशद विरोध और विवाद को जन्म दिया और इसी विवाद के कारण एक सुसंबद्ध सूफी दर्शन की आवश्यकता पैदा हुई। आगे जानते हैं कि अल गजाली एक समन्वयवादी सूफी दार्शनिक थे, जिन पर यूनानी दार्शनिकों, कुरान, हसन अल बसरी, राबिया और जुनैद के मतों का प्रभाव था। उन्होंने समन्वयवादी विचारों के साथ इस्लाम और सूफी मत का विरोध समाप्त करके सूफी दर्शन को दो धाराओं में बांट दिया। एक धारा थी प्रथम मंसूर हल्लाज के अनुयायियों की, जो उदारवादी है, और द्वितीय धारा उन लोगों की जो कुरान सम्मत आचरण करते हैं और उसके प्रतिकूल नहीं जाते हैं। अब सूफी साधना पद्धति के संदर्भ में जान लेना आवश्यक है कि सूफी साधना पद्धति भी योग की ही भांति है। जिस तरह से योग में 8 अंग हैं और योगी उनका आचरण करते हुए समाधि की अवस्था को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार सूफी भी ईश्वर के प्रेम में डूबकर उससे तदाकार हो जाते हैं और इस अवस्था को बका कहा जाता है। यहाँ पर साधना के 4 सोपान माने गए हैं: शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत। दूसरे शब्दों में नासूत, मलकूत, जबरूत और लाहौत। कुछ लोग हातूत की कल्पना भी करते हैं, जिसको सत्य लोग कहा जाता है। प्रत्येक सूफी तौबा, जहद, सब्र, शुक्र, रिजा, खौफ, तवक्कुल, रजा, फिक्र, मोहब्बत को आचरण में लाते हुए अपने माशूक अर्थात ब्रह्म में लीन होना चाहता है। साधना के ये सोपान उसको काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि
चित्तवृत्तियों और मनोविकारों से मुक्त करते हैं। ये फना की अवस्था है। फना की अवस्था में प्रियतम के सिवाय कुछ और नजर नहीं आता। वस्ल यानी मिलन के बाद आशिक और माशूक अर्थात जीवात्मा और परमात्मा में कोई फर्क नहीं रहता, वो ब्रह्ममय हो जाता है और यह अवस्था बका की अवस्था होती है। सूफी मत की दार्शनिक पृष्ठभूमि के पश्चात उसके विभिन्न संप्रदायों की जानकारी भी आवश्यक है। सूफी सिद्धांतों की रूपरेखा हुजवेरी ने प्रस्तुत की है। वे एक सूफी साधक और विचारक थे और अपनी पुस्तक कश्फुल महजूब में उन्होंने उस समय तक प्रचलित 12 संप्रदायों की जानकारी दी। भारत में सूफी मत के अनेक संप्रदाय बने, जिसमें चिश्तिया संप्रदाय, सुहरवर्दिया, कादरिया, नक्शबंदिया और महदवी प्रमुख हैं। कादरिया और नक्शबंदिया संप्रदाय बहुत बाद में आते हैं और हिंदी सूफी कवियों का उनसे कोई संबंध नहीं स्थापित होता है। महदवी संप्रदाय के संस्थापक मीर सैयद मोहम्मद जौनपुरी थे और उन्होंने स्वयं को मेहदी घोषित किया। शेख बुरहान इन्हीं की परंपरा में थे और जायसी का संबंध भी इन्हीं से था। मेहदी गुरु शेख बुरहानु कालापी नगर तेईक अस्थानु, जैसा कि भी मैंने बताया। तो हिंदी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में जायसी के गुरु के बारे में जानने के बाद और थोड़ी सी अवध सूफी मत के बारे में जानने के बाद मुख्य वार्ता या मुख्य ध्यान दिया जाना है वो हिंदी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा और जायसी के काव्य में प्रेम तत्व या उसकी अवधारणा पर है। हिंदी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में तथ्य थोड़े से अलग हैं और अमीर खुसरो पहले कवि हैं जिन्होंने निजामिये से प्रेरणा लेकर के प्रेमाख्यानक लिखे और सूफी मत का प्रतिपादन किया। अमीर खुसरो के 50 वर्ष बाद हिंदी में सूफी काव्य की रचना प्रारंभ हुई। असाइतकृत हंसावली 1370 हिंदी का पहला सूफी काव्य माना जाता है। इसके बाद मुल्ला दाऊद कृत चंदायन 1379, कुतुबुन कृत मृगावती 1503, गणपति कृत माधवानल कामकंदला 1527 और जायसी कृत पद्मावत 1540, मंझन कृत मधुमालती 1545 और उस्मान कृत चित्रावली 1613 प्रमुख हैं। हिंदी के असूफी अर्थात वे कवि जो सूफी नहीं थे के प्रेमाख्यानों में भारतीय परंपरा का अनुकरण करते हुए नायिकाओं को कोमल, संवेदनशील, सहिष्णु और पतिव्रता के रूप में चित्रित किया गया है। किंतु फारसी प्रेम कथाओं में स्थिति थोड़ा विपरीत है। वह नायक है अधिक प्रेमी है, सहिष्णु है, संवेदनशील है, एकनिष्ठ है, जैसे लैला मजनू, शीरी फरहाद। और इसका मुख्य कारण है कि वास्तव में वहां नायिकाएं प्रेरणा है, साधना है और साध्य है। इसी कारण ये अंतर वहां प्रमुख रूप से दिखाई पड़ता है। भारतीय सूफी प्रेमाख्यान काव्यों में श्रृंगार के दोनों पक्षों, संयोग और वियोग दोनों का बखूबी चित्रण किया गया है, किंतु फारसी में वियोग पर ज्यादा या वियोग के चित्रण पर ज्यादा लेखनी चली है। हिंदी सूफी कवि फारसी सूफी कवियों के कतिपय आदर्शों को लेकर के चलते हैं, किंतु कथा का चयन वो भारतीय पृष्ठभूमि से ही और भारतीय प्रेम कथाओं से ही करते हैं। फारसी की मसनवी शैली को छोड़ करके वहां भारतीयता पूर्ण रूप से हावी होती है। अब जायसी एक श्रेष्ठ सूफी कवि और पद्मावत एक सर्वश्रेष्ठ प्रेमाश्रयी धारा को व्यक्त करने वाला काव्य मानने के पूर्व कतिपय आग्रह बिंदु हैं जिन पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। जायसी हिंदी के सूफी कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, किंतु पद्मावत सूफी
मत को प्रतिपादित करने वाला प्रेमाख्यानक काव्य है या नहीं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जिस कड़वक तन चित और मन राजा कीना के आधार पर पद्मावत में रूपकत्व के निर्वाह की वार्ता कही जाती है, उसको डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त प्रक्षिप्त या बाद में जुड़ा हुआ मानते, और वो ये कहते हैं कि शैली मात्र का अनुकरण करने से कोई मत स्थापित नहीं होता है, और इसके साथ ही साथ प्रेम के साथ पद्मावत में युद्ध का भी विशद वर्णन है। इस संदर्भ में डॉक्टर विजय नारायण देव शाही, डॉक्टर वीडीएन शाही, जिन्होंने जायसी पर बहुत सुंदर काम किया है, वो लिखते हैं कि जायसी में अपने स्वाधीन चिंतन और प्रखर बौद्धिक चेतना के लक्षण मिलते हैं, जो गद्दियों और सिलसिलों, मठी या सरकारी नीतियों से बिल्कुल अलग है। इस अर्थ में जायसी यदि सूफी कवि हैं तो वो कुजात सूफी हैं। असल में जायसी मननशील मानवीय संवेदना के कवि हैं। वे जीवन का व्यापक अनुभव पद्मावत में रखते हैं और पद्मावत को लिखने का प्रयोजन भी बताते हैं। वो कहते हैं कि ओ मन जान कवित अस्कीना, मकु यह रहे जगत में चीना। ये एक मिली जुली भावना है, क्योंकि वो सीधा सीधे स्वयं कह रहे हैं कि मेरे मन ने जान करके एक सुंदर कवित्व लिखने का प्रयास किया है, जिससे कि मुझे इस संसार में लोग याद रखें। ये कथन स्पष्ट करता है कि जायसी मौलिक रूप से कवि हैं। हाँ, वे मुस्लिम हैं और इस्लाम और हजरत मोहब्बत में उनकी आस्था स्वाभाविक है। इसके साथ ही साथ वे अनेक गुणी जनों और ज्ञानियों के संपर्क में रहे, और सूफी धर्म जिसमें प्रेम ही भक्ति का साधन है, उसको वो इतना उदात्त और दिव्य बना देने की क्षमता रखते हैं कि वो अलौकिक प्रेम में बदल जाता है। सूफियों ने इतिहास को सहज और सरल बनाने की कोशिश की। संशोधन चाहूंगी, इस्लाम को सहज और सरल बनाने की कोशिश की, और इसलिए उन्होंने ईश्वर की भक्ति के लिए प्रेम अर्थात मधुरा भक्ति को चुना। उन्होंने योग और ज्ञान को नहीं चुना। प्रेम और उससे उत्पन्न विरह को महत्व दिया। जायसी ने इसीलिए प्रेम, सांसारिक प्रेम को ईश्वरीय प्रेम माना। प्रेम में स्व, अहंकार, अहम की भावना से मुक्ति मिलती है, और प्रेम सौंदर्य से उत्पन्न होता है। अतः ईश्वरीय सौंदर्य के दर्शन सूफी कवि अपने माशूक में करते हैं। जब लगी विरह न होई तन, हिय न उपजई प्रेम, तब लगी हाथ न आव तप, करम धर्म सत नेम। जब तक विरह शरीर में नहीं जागृत होगा, और तब तक प्रेम नहीं होगा, और तब तक ये जितने भी तप कर्म धर्म ये सब हैं, इनका कोई महत्व नहीं रहेगा। इसलिए स्पष्ट है कि जायसी प्रेम को सिर्फ व्यक्तिगत क्रिया, भावना या उद्भावना के रूप में नहीं देखते हैं। वे प्रेम को जीवन के विविध पक्षों के साथ मिलाकर व्यापक रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनके यहाँ प्रेम के व्यष्टिगत, समष्टिगत अर्थात व्यक्तिगत और सांसारिक समाहार को ही भक्ति और कवित्व में विकास मिला है। इसी कारण जायसी के यहाँ लोक कथाएं सांसारिक संदेश के रास्ते आध्यात्मिक पक्ष को स्पर्श करते हुए लोक भाषा, लोक रूपक, लोक मानकों के माध्यम से मर्मस्पर्शी, मार्मिक, हृदयग्राही कवित्व के रूप में उपस्थित होती है। वे केवल रंजन नहीं है, केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, और ना वे केवल सूखे उपदेश हैं, वे केवल कविताई करामात भी नहीं है, और मानसिक उलझन की
बानी भी नहीं है, वे एक ऐसा समाहार है जो कवि के कौशल और एक ऐसा कौशल जिसमें एक मानवीय आस्थापूर्ण संदेश छुपा हुआ हो को पूर्णता के साथ प्रस्तुत करती है। भारतीय परंपरा में प्रेम के दो पक्षों का वर्णन मिलता है, संयोग और वियोग। प्रेम प्रकट ही दोनों पक्षों के आधार पर होता है। सर्वप्रथम संयोग और संयोग होने के पश्चात वियोग उस प्रेम के पक्ष के कम होने पर या ना रहने पर। और ये वियोग की अग्नि ही है जो प्रेम और प्रेमास्पद के प्रति मनोभावों को तीव्रता से प्रज्वलित करती है। यहाँ पर पद्मावत में काव्य की नायिका पद्मावती है, अतः संयोग प्रेम के चित्र उसी के हिस्से में ज्यादा आते भी हैं। नागमती के हिस्से में मात्र एक ही चित्र है। ये भी स्पष्ट है कि प्रेम का आधार रूप सौंदर्य होता है। पद्मावती सौंदर्य की साकार प्रतिमा है। पद्मावत के नख शिख खंड तथा रूप चर्चा खंड में रूप सौंदर्य के नयनाभिराम चित्र प्रचुर मात्रा में जायसी रखते हैं। रवि शशि नखत दीन ओहि ज्योति रतन पदारथ मानिक मोती। और वो आगे कहते हैं कि पद्मावती तो पारस का रूप है, जो उसका स्पर्श कर लेता है वो स्वयं सोना हो जाता है। कहा मानसर चाह सो पाई पारस रूप यहाँ लगी आई, वहा निर्मर तेहि पायन पर से पावा रूप रूप के दर से। वो ये कहता है कि पारस रूपी पद्मावती जब यहाँ आती है तो उसके पवित्र स्पर्श से ही ऐसा लगता है कि मुझ में पारस के गुणों का उद्भव हो गया, मैं निर्मल हो गया हूँ, और उसके रूप का दर्शन करने से ही मुझे अनंत शांति और वो उदात्तता प्राप्त हो गई है। परम सत्ता की प्रतीक पद्मावती सृष्टि के समग्र सौंदर्य का मूल स्रोत है और सौंदर्य का प्रकाश पर्व भी है। जायसी का रूप वर्णन रूप रस गंध स्पर्श सहज इंद्रिय संवेदनाओं और गत्यात्मक सौंदर्य से संपुष्ट होता दिखाई पड़ता है। उनके यहाँ रूप वर्णन में पद्मावत का नक्षिक वर्णन सर्वांगीणता तथा विशदता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। बात करते हैं वियोग पक्ष की या वियोग वर्णन की। आचार्य शुक्ल ने जायसी द्वारा वर्णित नागमती वियोग वर्णन को हिंदी साहित्य की अद्वितीय वस्तु कहा है। जायसी ने वियोग को अपने पात्रों के संदर्भ में उकेरा है, प्रकट किया है, किंतु नागमती का वियोग वर्णन अद्वितीय मर्मस्पर्शी एवं दारुण है। रत्नसेन, अगर उनके अलग अलग पात्रों की बात करें तो रत्नसेन तब वियोग अनुभव करता है जब वो पद्मावती को देखकर मूर्छित होता है और होश में आने पर पद्मावती को अपने समीप नहीं पाता। पद्मावती एक बार योग के पद्मावती के संदर्भ में बात करें तो वो एक बार योग के प्रभाव से विरह का अनुभव करती है तथा दूसरी बार रत्नसेन के बंदी होने पर। किंतु यहाँ नागमती की विकलता, पद्मावती में नागमती की विकलता और व्याकुलता नहीं दिखाई पड़ती। प्रेम निरूपण में जायसी ने विरह को अधिक महत्व दिया है। विरह की यहाँ आत्यंतिक विशेषता यह है कि वो जीवन के लौकिक पक्ष दार्शनिक संदर्भ दोनों को साथ साथ लेकर के चला है। नागमती का वियोग नितांत लौकिक संदर्भ में है और प्रेम की आध्यात्मिकता में उसका विशिष्ट संदर्भ है। पद्मावत में लौकिक और अलौकिक संदर्भ एक दूसरे से टकराते नहीं है। पूरी कथा लौकिक संदर्भ में पढ़ी जा सकती है, किंतु अलौकिक संदर्भ से जोड़कर उसकी गुणात्मकता बढ़ जाती है, द्विगुणित हो जाती है। कथा के अलौकिक संदर्भों में घटनाओं, वर्णनों और संवादों में जो ध्यान देने योग्य है, घटनाओं में हीरा मन के मुंह से पद्मावती के रूप का वर्णन सुनने पर रत्नसेन का मूर्छित होना, रत्नसेन की सिंघल यात्रा, रत्नसेन के पद्मावती के मिलन का प्रसंग, और वर्णनों में पद्मावती का नक्षिक वर्णन, सिंघलगढ़ वर्णन, रत्नसेन की मूर्छित अवस्था का वर्णन, संवादों में प्रेमखंड संवाद,
नागमती वियोग खंड और मानसरोदक खंड में इस तरह के दर्शन होते हैं। उदाहरणार्थ, घटना के संदर्भ में एक कथन है, पद्मावती को मूर्छित हुआ देखकर रत्नसेन सचेत होने पर किस तरह से भाव व्यक्त करता है। आवत जगत बालक जस रोवा, उठा रोय हा ज्ञान सो खोवा। जैसे बच्चे संसार में आने पर जोर से रोते हैं, उसी तरह होश में आने पर रत्नसेन बहुत जोर से रोया, और रोने का कारण था कि उस मूर्छिता अवस्था में उसको जो ज्ञान मिला था वो तो खो गया। हो तो अहा अमरपुर जहां, यहाँ मरणपुर आयु कहाँ। वो कहता है कि मैं तो अमरपुर में था, जहां मुझे सच्चा ज्ञान मिला, जहां मुझे मेरे ईश्वर के दर्शन हुए, मैं यहाँ मरणपुर में क्यों आ गया। कोई उपकार मरण कंदीना, कोई तो उपकार करो कि मुझे मरने दो। सकत हकार जीव हर लीना, ये क्या हुआ कि मुझे जिला करके ही मेरे दिल को हर लिया, मुझे जिलाकर मेरे प्राण हर लिए। ये लौकिक अर्थ और अलौकिक अर्थ दोनों में विशेष प्रभाव डालते हैं इस तरह के वक्तव्य। अभिव्यंजना शैली की प्रतीकात्मकता के कारण यहाँ सभी पात्र इतने सशक्त हैं कि वो प्रतीक के रूप में विस्थापित होते हैं और अपने अर्थ को ध्वनित करते हैं। प्रतीकार्थ के बिना कथा अपनी शक्ति सामर्थ्य में थोड़ी कम हो जाती है। ये बात अलग है कि काव्यत्व में कोई फर्क पड़ता नहीं है। जायसी ने उपसंहार में लिखा है कि मैंने पंडितों को इसका आध्यात्मिक अर्थ पूछा तो उन्होंने मुझसे कहा कि इस धरती के नीचे और ऊपर जितने भी 14 भुवन है वो मनुष्य के शरीर में है। यही अर्थ पंडितन पूछा, कहा कि हम किछो नहीं सूझा, 14 भुवन जो तार उपराई वे सब मानुष के घटमाई। तथा प्रतीकों के माध्यम से वो एक और आध्यात्मिक अर्थ देते हैं जिस पर विद्वान शंका भी रखते हैं, किंतु वो जान लेना बहुत आवश्यक है कि तन चितौर मन राजा कीना, तन चितौर मन राजा कीना ही सिंगल बुद्धि पद्मिनी चीना। गुरु सुवन जो पंथ दिखावा, बिना गुरु को निर्गुण पावा। नागमती यही दुनिया धंधा, वाचा सोई जे यही चित बंदा। राघव दूत सोई सैतानु, माया अलादीन सुल्तानु। प्रेम कथा ए भांति विचार रहु, बूझी ले ही जो बूझ पारहु। अर्थात शरीर चित्तौड़गढ़ है, मन राजा, हृदय सिंघलगढ़ है, पद्मावती बुद्धि का रूप है, पथ प्रदर्शक तोता गुरु है, और गुरु के बिना चूंकि ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। नागमती दुनियावी कार्य व्यापारों का प्रतीक है, राघव चेतन शैतान और अलाउद्दीन माया है। इसके साथ ही जायसी ये भी कहते हैं कि मोहम्मद ने प्रेम कहानी कही है, जो इसे सुनता है वो ध्यानी हो जाता है। कहा मोहम्मद प्रेम कहानी, सुनी जो ज्ञानी भय ध्यानी। ज्ञानी ध्यानी हो जाते हैं, इसलिए पद्मावत का वह हिस्सा जो लोक चित्त को सर्वातिष्ठ आकृष्ट करता है वह है नागमती का वियोग। पियुसो कहो संदेशरा, हे भौरा हे काग, सो धनी बिरह जरी मुई तेहिक दुआ हम लाग। यहाँ संदेशरा की जो ध्वनि है वो लोक में दूर तक जाती है। अतिशयोक्ति अतिरंजना होने के बावजूद भी नागमती का कष्ट पक्षियों के माध्यम से हृदय की अतल गहराइयों में उतरता है। वो ये कहती है कि प्रिय से ये संदेशा है कहो कहो भ्रमर और काग कि वो धनी माने वो स्त्री तुम्हारे बेरह में जल के राख हो गई है, और उसके जलने से जो धुआं उठा है हम उसी के कारण इतने काले हो गए हैं। प्रकृति के कण कण नागमती के कष्ट से जुड़ता है। यह तंजारो छार के कहो कि पवन उड़ाए, मकुतही मार्ग होई परो कंत धरे जहां पाओ। मुझे मेरे शरीर को, इस शरीर का क्या महत्व है, शरीर किस काम का है, अगर मेरा प्रियतम मेरा पति मेरे पास नहीं है तो इसको जला करके राख कर दो, और पवन हे पवन इसको तुम उड़ा के ले जाओ और उस रास्ते पर डाल दो जहां मेरे प्रियतम अपने चरण रखेंगे। और फिर आगे भी कहती है कि हाड़ भय झुरी जल करके, हाड़ भय झुरकिंग करी नसें भई सब
ताते, हाड़ शरीर झुरके किंकरी हो गया है और नसें सब रस्सी के समान हो गई हैं, रोव रोव तन धुई उठे, कहे सो बिथा के ही भांति। और मेरे रोए रोए से धुआं उठ रहा है, मैं अपनी व्यथा को, मैं अपने दर्द को किस प्रकार से कहूँ, मैं समर्थ ही नहीं हो पा रही हूँ कि मैं अपना कष्ट बता सकूं। जायसी ने नागमती की शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक सभी वेदनाओं, अंतरदशाओं का वर्णन बहुत मार्मिक रूप से किया है। रत्नसेन जब पद्मावती से मिलने के लिए जाता है तो वो स्वाभाविक रूप से समुद्र, पर्वत, जंगल सभी को लांग करके आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता ही जाता है। नागमती भी चाहे तो जा सकती थी, किंतु नागमती स्त्री। यहाँ बात एक बार बार देखने वाली है कि नागमती रानी नहीं, नागमती स्त्री है। नागमती ब्याहता है, नागमती पत्नी है। वो दहलीज को कैसे पार कर सकती है? और वो भी तब जब ना उसके पंख हैं, ना उसके पैर हैं, इस तरह के पैर नहीं हैं जो दहलीज के पार उठ करके उस तरफ जा सके। मर्यादा बोध जो स्त्री का आभूषण है इस भारतवर्ष में, उसके कारण उसके पैर घर के बाहर नहीं जा सकते। पर्वत समुद्र अगम विच बीहड़ दन बन ठाक किमे के भय कंत तुम ना मोहि पाओ ना पाख। नागवती के प्रेम में सरलता भी है जो पाठक के हृदय को छूती है। वो कहती है कि मुझे भोग की, प्रेम की, मेल की कोई लालसा नहीं है। मोहि भोग सो काजन बारी सो दीठ के चाहत हारी। वो कह रहे हैं कि मुझे भोग की कोई लालसा नहीं है, मैं केवल साजन या अपने प्रियतम को देखना चाहती हूँ। इस निवेदन में प्रेम जन्य तन्मयता स्वयं प्रकट हो जाती है। इसी कारण नागमती अपने वियोग में सबको शामिल कर पाती है। वो वन उपवन घूम घूम करके अपना दुख व्यक्त करती है, पक्षियों से प्रार्थना करती है। संवेदनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत बड़ी संकल्पना है कि वो प्रकृति जो मेरे संयोग में मेरी साथी और मेरे सुख का कारण थी, वो नागमती के वियोग में या नागमती के संयोग के विपरीत वियोग में उसके कष्ट का, उसके दुखों को प्रकट करने का, उनको स्पष्ट करने का आधार बनती है। जायसी ने 12 मासा के माध्यम से जायसी के 12 मासा का भी एक विशिष्ट महत्व है। ऋतुओं के आधार पर कष्ट किस तरह से आगे बढ़ता है या द्विगुणित होता है या सामंजस्य स्थापित करता है मनुष्य के मन से। तो 12 मासा में अलग अलग महीनों को आधार बना करके उन्होंने नागमती के वियोग का वर्णन किया है। ये दृष्टि, ये भावना जायसी के जनजीवन के प्रति अनुराग और समझ को व्यक्त करती है। उनकी सहृदयता, संवेदनशीलता के साथ सजगता, सरसता, तरलता को बताती है कि प्रकृति के साथ व्यथित हृदय किस प्रकार से तदाकार, एकाकार हो उठता है। ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य भी है। बरसे मघा झझोरी झझोरी, बरसे मघा झगोरी झगोरी, मोर दुई नहन चुवै जस ओरी। घनघोर गर्जना के साथ माघ में वर्षा हो रही है और जिस तरह से बाहर पानी बरस रहा है उसी तरह से मेरे नयन भी लगातार बरस रहे हैं। जिस तरह से दूर ओरी माने नाली जो ऊपर से गिरती है, जो छत से गिरती है, उसका पानी टपकता है, उसी तरह से मेरे नयन भी लगातार बरस रहे हैं। धनी सूखी भर भादो माह, अभऊ आई सन सींचती नहा। धनी माने स्त्री, भरे बांधों में जब प्रकृति, पृथ्वी, माहौल सभी कुछ गीला हो गया है, ऐसे में स्त्री वियोग के कारण, अपने प्रेमी के कारण, अपने पति के न होने के कारण सूख गई है और उम्मीद करती है कि उसके प्रियतम आकर के आएंगे, तभी वो सिंचित होएगी, तभी वो भीगेगी, सिक्त होएगी। मोह कहाँ फूल भये जस कांटे, दृष्टि परत तन लागहि चाटे। मेरे लिए ये फूल फूल नहीं है, ये मेरे लिए कांटे के समान है। जिधर नेत्र डालती हूँ, नेत्र घुमाती हूँ, उधर मुझको कांटे ही कांटे चुभते हैं। कविता के लिए देखिए प्रेम चाहिए होता है जो पद्मावती में है, और प्रेम की पूर्णता दाम्पत्य में होती है।
जो नागमती में है। ये भारत का लोक है जो जायसी क्या विशिष्ट रूप से स्थापित है, और उनके पद्मावत में तो उनके कवित्व में पूर्ण रूप से निर्देशित होता है। नागवती आशा और निराशा में डूबती उतराती है। वह पति से दो मीठे बोल सुनने के लिए बेचैन है। वह विरह को क्षणिक मानती है। वो मानती है कि रसलोभी भ्रमर अगर कमल के पुष्प के पास चला भी गया तो क्या हुआ, उसे मालती पुष्प की याद नहीं आएगी। जब आएगी तो वह वापस लौट करके आएगा, और कुछ दिन सूखे रहने पर जैसे सरोवर पानी से भर जाते हैं, उसी तरह से उसके विरही जीवन में भी फिर रस का संचार होगा। वो बहुत कुछ कहती है किंतु उसका दुख कम नहीं होता है। वो कोए कौए से, वो भ्रमर से, सभी से संदेश भी भेजती है। उसके शरीर की एक एक रक्त की बूंद भी नहीं बचती है। उसको लगता है कि उसके आंसू आंसू नहीं है, वो खून के आंसू हैं, और वो जमीन पर गिर करके दरा को गीला कर रहे हैं। और वो जब गीलापन, वो आंसुओं के बिंदु ऐसे दिखाई पड़ते हैं कि जैसे मार्ग में वीर बहुटियां, एक लाल रंग का कीड़ा जो बरसात के दिनों में धरती पर खेतों में निकल आता है, वो चल रहा है। और रत्नसेन इतने पर भी नहीं आया न आता। नागमती फिर कहती है कि मेघ पर्वत आकाश रवि चंद्रमा, वो सबसे ज्यादा विरह की आग में कष्ट पा रही है। वो सती है, वो पत्नी है, वो ब्याता है। हार कर वो सोचती है कि मेरा पति जहाँ गया है वहां पावस हेमंत कोकिल पपीहा कोई नहीं है जो जिनके माध्यम से वो आवाज सुन करके वापस आ जाए। ये दिखाता है कि जायसी के पास लोक संस्कृति के तथ्य और उसके शब्दों की कितनी बड़ी पूंजी थी। लोक संस्कृति का मानस से साक्षात्कार कराती हुई यह पूंजी जायसी को विशिष्ट बनाती है, उनके साहित्य को अति विशिष्ट बनाती है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पाठक उससे जुड़ने लगता है। जन्म मृत्यु राग द्वेष प्रेम घृणा क्रोध जादू टोना श्रृंगार मित्रता शत्रुता स्मृति विस्मृति गीत संगीत स्थापत्य युद्ध आभूषण रहस्य आदि तमाम भाव वस्तुएं एवं गतिविधियां उनके यहाँ आपस में गुथ जाते हैं। भोजन श्रृंगार सरोवर शतरंज चौगान सौंदर्य परक या सौंदर्य घटक वेश्याएं दूतियां सखियां स्त्रियां भोज आनंदोत्सव इत्यादि मिलकर के एक लोक संस्कृति के मृदुल पक्ष को उद्घाटित करते हैं, जहां पर भारत का जन मन सांस लेता है। पद्मावत का प्रारंभिक सिंघल द्वीप अंश जहां पर पनिहारी ने और बाजार का चित्र है, वो कहते हैं कवि की पानी भर आवई पनिहारी रूप स्वरूप पद्मिनी नारी पदुम गंध तिन अंग बसाई भंवर लाग तिन संग फिराई। मतलब पनिहारी के रूप में पद्मिनी नारियां आ रही हैं पानी भरने के लिए, और उनके शरीर की गंध ऐसी है कि उनके साथ साथ भंवरे चल रहे हैं। यह वर्णन सामान्य से सजीव होता है और इतिवृत्त से अद्वितीय सत्ता की ओर इशारा करता है। माथे कनक गागरी आवही रूप अनूप जे के अस पनिहारी सोरानी के ही रूप। वो कहते हैं कि माथे पर जिनके सोने की गगरी है और जिसकी पनिहारिनें ऐसी हैं, जिसकी सखियां ऐसी हैं, अगर वो ऐसी हैं तो रानी कैसी होगी। तो पद्मावत की पूरी कथा स्पष्ट है कि राजन्य वर्ग विशिष्ट वर्ग से सामान्य वर्ग के हेल मेल के साथ आगे बढ़ती है। लोक चित्र को विशिष्ट वर्ग लोक चित्रण में विशिष्ट वर्ग को सामान्य वर्ग की भावनाओं से सिक्त करके भिगो करके सजो करके संवार करके पद्मावत अपनी स्वाभाविकता को लोक रंजित कर देता है। और पद्मावत का लोक जीवन जो लोक कथा और इतिहास का सामंजस्य है, प्रेम की पीठिका पर प्रेमी प्रेमिका साथ साहचर्य संबंध जहां मुख्य होता है और उसकी गरिमा और महत्व
पारिवारिक सामाजिक पक्ष में निरंतर मौजूद रहते हैं। अतः सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों का निरूपण जायसी एक राजा की कथा के माध्यम से उसको वैभव से निकाल करके सामान्य जन तक जोड़ने के द्वारा करते हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर लेकर के आते हैं। राजा रतन सेन राजा से योगी हो जाते हैं, जोगी हो जाते हैं। और कहा जाता है कि करब प्रीत कठिन है, राजा प्रेम करना बहुत कठिन है। कबीर, घनानंद ये सब प्रेम के मार्ग को कठिन मानते हैं और जायसी भी उसी की उद्घोषणा करते हैं राजा के जोगी होने के माध्यम से। राजा रतन सेन प्रेम में सत्ता को छोड़ देते हैं। पद्मावती भी, अब पद्मावती की बात करें, वो भी रानी है, वैभव में पली बड़ी है वो, पर उसकी पीड़ा, उसका दर्द, उसका दुख भी एक सामान्य स्त्री की तरह है और वो आशंकित है कि उसकी सभी सखियों का, सहेलियों का विवाह हो जाएगा, उसका विवाह कैसे होगा। वो शिव के मंदिर में जाती है, मन्नत मांगती है, भावी पति को लेकर के चिंता करती है और सुग्गे के जाने पर, वो सुग्गा जो कि उसके लिए पति अच्छे अच्छे राजकुमारों के बारे में बता रहा था, उसके जाने पर वो सामान्य स्त्री की तरह दुखी होती है। इसके बाद का पात्र आता है नागमती। और नागमती के संदर्भ में क्या कहना, क्योंकि नागमती के व्यक्तित्व को लोक तत्व विशिष्ट बनाता है और ये लोक तत्व जायसी के मन को तथा लोक के जायसी को लोक और उसके मन के सूक्ष्म तत्वों का मर्मज्ञ स्थापित करता है। कथा के संकेतों को जायसी इतने राग से कहते हैं कि लौकिक अर्थ कहीं भी धुंधला नहीं पड़ता। जायसी द्वारा निर्मित लोक को समझने के लिए संदर्भ बिंदु को समझना है कि ये किसकी कथा है, किसके लिए है। तो ये कथा पद्मावती, रत्नसेन और नागमती की है। प्रतीक में ईश्वर और जीवात्मा की कथा है। एक स्तर पर ये प्रेम की कथा है, दूसरे स्तर पर प्रेम को पाने के संघर्ष की कथा है, तीसरे स्तर पर प्रेम को बचाए रखने के संघर्ष की भी कथा है। अतः प्रेम और संघर्ष की मिली जुली कथा ही पद्मावत है। सामान्य जन के पास प्रेम और संघर्ष के जो हथियार, शक्ति, कौतूहल और बाधाएं हैं, वही जायसी की लोक चेतना के सशक्त पहलू हैं जो पद्मावत को विशिष्टता प्रदान करते हैं। जायसी ने अपने इस प्रेम कथानक प्रबंध काव्य में की प्रसिद्धि समाज के बीच में चाही। अतः उनके कवित्व का मूल तत्व भी वही लोक की संस्कृति है जो उनके यहाँ भरपूर मात्रा में प्राप्त होता है। नागमती के वियोग के वर्णन में जायसी के हृदय की समस्त तरलता, करुणा और संवेदना मोम की तरह पिघल जाती है। जायसी जिस तन्मयता के साथ नागमती के वियोग का चित्रण करते हैं, वो तन्मयता पद्मावती के संदर्भ में दिखाई नहीं पड़ती है। इसलिए संपूर्ण पद्मावत में नागमती वियोग खंड कवित्व की दृष्टि से सर्वाधिक सशक्त और मार्मिक है। सीता के वियोग वर्णन में भी तुलसीदास को उतनी सफलता नहीं मिली जितनी नागमती के वियोग वर्णन में जायसी को मिलती है। वे कहते हैं, जायसी ने कहा ही है इसमें पहले कि कर पीड़ित कठिन है राजा, या फिर जही तन प्रेम कहाँ ते ही मासू, काया न रकत नैन नहीं आंसू। तो जायसी की दृष्टि में सभी लोग इस प्रेम पथ पर चलने के योग्य होते भी नहीं है, क्योंकि प्रेम का पथ अत्यंत विकट है और यहाँ दुख ही दुख है। यही रहे पंथ सो पहुंचे सहेज दुख वियोग। जायसी की भाषा, काव्य सौंदर्य, अभिव्यंजना, प्रतीकात्मकता, अप्रस्तुत विधान, इन सब को संक्षेप में समझने के पूर्व जायसी का कवित्व क्यों रससिक्त और विशिष्ट है, इस संदर्भ में विजय नारायण देवसाही का कथन बहुत महत्वपूर्ण बन पड़ता है।
साहिर जी लिखते हैं कि एक अर्थ में जायसी हिंदी के पहले विधिवत कवि। वो कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि कबीर दास जी ने अत्यंत कठिन समय में अभिव्यक्ति की समर्थ और शक्तिशाली राह नहीं बनाई। कबीर दास के पथ प्रदर्शन और क्षमता के बिना जायसी के लिए पद्मावत को लिख पाना संभव नहीं होता, परंतु कबीर अपनी भाषा के सहारे कविता को ठेल ठेल कर आगे बढ़ाते हैं। उनकी कविता में प्रयास के चिन्ह बराबर दिखते हैं, लेकिन जायसी में पहली बार हिंदी भाषा सहज सरल प्रवाह में बहने लगती है। वो आगे कहते हैं कि हिंदी का अवधि रूप जिसे जायसी ने अपने काव्य के माध्यम के रूप में चुना, समूचा काव्यमय हो जाता है। कवि का प्रयास कहीं नहीं दिखाई पड़ता। लगता है कि समूची अवधि कविता ही समूची अवधि भाषा ही कविता है, जो जायसी के कलम से अपना स्वरूप ग्रहण करती हुई आगे चलती है। जब भाषा में इस तरह की स्वतः स्फूर्त गति दिखाई पड़ती है, तो हम बेखटक कह सकते हैं कि हम एक बड़े कवि के सामने उपस्थित हैं। ये साही जी का कथन उन लोगों का जवाब है जो कहते हैं कि जायसी की अवधि विशुद्ध अवधि नहीं है, वो भाषिक रूप में जायसी की अवधि की उपेक्षा करते हैं। वस्तुतः ये बात कही जा सकती है कि जायसी से तुलसी तक की अवधि जनभाषा से विशिष्ट भाषा तक की यात्रा है। भाषा के गुण माधुर्य है जो जायसी के यहाँ अत्यंत मधुरम रूप में दिखाई पड़ता है। पूरे निर्गुण काव्य में माधुर्य का थोड़ा सा अभाव है, क्योंकि वहां तर्कों के आधार पर आराध्य के गुणों को स्थापित किया जाता है। जाके मुंह माथा नहीं, ना ही रूपक रूप, पुहुप वास्ते पात्रा, ऐसे तत्व अनूप, मतलब जिसके मुंह नहीं है, माथा नहीं है, जिसकी जिसकी वास भी बहुत पतली है, हमारा ईश्वर ऐसा है। किंतु जायसी ने ऐसा नहीं कहा। जायसी के समकालीन कवियों ने भी ऐसा नहीं कहा। उन्होंने उस अरूप ईश्वर को प्रबंध के माध्यम से, कथा के माध्यम से, जो जनजीवन में व्याप्त थी, माधुर्य के साथ निरूपित किया और जन जन तक पहुंचाया, और उसमें उस मधुरा व्यक्ति का समावेश किया, जिसके कारण वो बहुत सरस और सरल बन पड़ी। प्रतीकात्मकता की अगर बात करें तो वो जायसी की भाषा का अविभाज्य अंग है, जो उनके साहित्य को विशिष्ट स्तर प्रदान करती है। पूर्व में इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। और अप्रस्तुत की व्यंजना पद्मावत में अन्योक्ति, समासोक्ति, प्रस्तुत, अप्रस्तुत का अद्भुत विधान है। अप्रस्तुत की व्यंजना के लिए जिन वस्तुओं का उपयोग किया गया है, एक ओर वे बोध का निर्माण करती हैं, तो दूसरी ओर भावों को उद्दीप्त करती हैं। उसमें नक्षिक वर्णन, सिंघल द्वीप वर्णन, बारहमासा आदि आते हैं। प्रबंध काव्य है जायसी का, जिसमें जायसी ने अपनी भाषाई सामर्थ्य, कथा प्रवाह की सहजता, इन गुणों के माध्यम से मसनवी शैली, दोहा और चौपाई, जिसमें 7 अर्धालियों के बाद एक दोहे का प्रयोग होता है, का पूर्णतः निर्वाह किया है। और इस प्रकार से जायसी अपनी पूरी कविता यात्रा में, अपने पद्मावत में यह स्थापित पूर्ण रूप से करने में सक्षम होते हैं कि ओ मन जानी कवित अस्कीना, मकु यह रहे जगत में जीना, कि मैंने इस कवित्व में इस तरह से वर्णन किया है और इस सामर्थ्य के साथ वर्णन किया है कि इस संसार में लोग मुझे याद रखें। जायसी एक सरस, एक सरल, एक सहज, लोक चित्त से परिपूर्ण, लोक अवस्थाओं से परिपूर्ण, लोक गुणों से समृद्ध, लोक में विचरण करने वाली, लोक में कही जाने वाली, लोक में ख्यात कथा का
सहारा ले करके अपने कवित्व की सामर्थ्य को स्थापित करते हैं और पद्मावत के रूप में एक ऐसा अमर काव्य देते हैं, एक ऐसा अमर प्रबंध काव्य देते हैं जो अपने वैशिष्ट्य में, जो अपनी ख्याति में, जो अपने कथा तत्व में, जो अपने कथा रस में हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण धाती बन जाता है। जायसी की अन्य पुस्तकों में भी आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कान्हावत इत्यादि में भी कथा तत्व हैं, भाषाओं के चित्र हैं, भाषाओं के सुंदर शब्द हैं, भाषाओं की अभूतपूर्व निर्मिति है। वो सब होने के साथ ही साथ प्रबंधात्मकता में की मौलिकता में जो मुक्ति का आभास पद्मावत में है, और पद्मावत तक आते आते उनकी लेखनी जितनी पुष्ट हो जाती है वो अन्य उनके पुस्तकों में नहीं है, उनके काव्यों में नहीं है। इस तरह से मलिक मोहम्मद जायसी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य की प्रेमाश्रयी शाखा का वह सशक्त हस्ताक्षर स्थापित होते हैं जो अपनी भाषा में प्रत्येक भाव को, प्रत्येक गुण को सरलता से, सहजता से अमर कर देते हैं। प्रेमाख्यान काव्यों की यह श्रृंखला जो अमीर खुसरो से होते हुए अनेकों कवियों से बहती हुई पद्मावत तक आने के बाद उस स्वरूप को पाती है जो हिंदी साहित्य के इतिहास में अपना एक प्रमुख स्थान रखती है। दो संस्कृतियों की टकराहट तो नहीं कहेंगे, दो संस्कृतियों के आपसी मेल जोल, आपसी आदान प्रदान और मनुष्य मात्र के जीवन की सार्थकता को, या मनुष्य मात्र के जीवन में वो कौन सा दर्शन हो जो उसके चित्त को स्थायित्व दे, जो उसके चित्त को स्थिरता दे, जो उसके चित्त को शांति दे, उसको लेकर के चलने वाली ये प्रेमाख्यान काव्य की परंपरा पद्मावत में आते आते इतनी प्रौढ़ हो जाती है, इतनी सशक्त हो जाती है, जो कि प्रेम का भाव जो अपने आप में ईश्वर द्वारा प्रदत्त मानव मात्र को पुष्ट करने का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सशक्त भाव है। कोई भी संस्कृति हो, कोई भी देश हो, भूखंड का कोई भी हिस्सा हो, वहां पर अगर जीवन है तो वहां प्रेम है, और वो प्रेम संतुष्टि की, आकांक्षाओं की, इच्छाओं की, आराधनाओं की, तरीकों की, दर्शन की किस किस पृष्ठभूमि तक, किस किस भूमि तक, किस किस पीठिका तक मनुष्य को ले जा सकता है, इसकी खोज लगातार होती रही थी, होती रही है और होती रहेगी। उसी खोज का एक बहुत खूबसूरत लोक चित्त से जुड़ा हुआ प्रस्थान बिंदु है पद्मावत, जिसमें जायसी के कवित्व का प्रदर्शन, जायसी के कवि की मौलिक भावनाएं, गुणवत्ता प्रखर रूप से मानव मन के साथ मिल करके चलती हैं और अवगाहन करती हैं उन प्रेम के, संयोग के, वियोग के उन पक्षों का जहाँ पर मानव मन सिक्त हो जाता है, भीग जाता है, विभोर हो जाता है, मुदित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। इस कारण से हिंदी साहित्य में जायसी का प्रेमाख्यान, प्रेमाश्रयी धारा के कवियों में अभूतपूर्व, अप्रतिम
स्थान है। धन्यवाद।